नमस्कार साथियों। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। काफी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, इसकी वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया दे दीजिए। तो बिल्कुल इसकी वर्क प्रोफाइल आपके बारे में अपन बात करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय जो छात्रावास होते हैं, जिसमें आपका अंबेडकर छात्रावास है और भी कई छात्रावास है, उसमें पदस्थापित यानी कि आपको पोस्टिंग मिलेगी होने वाले 4th ग्रेड कर्मचारी यानी कि ग्रुप डी के अंतर्गत जो कार्य दायित्व है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम भर्ती नियम 1999 और विभाग के प्रशासनिक और छात्रावास नियमों के तहत ही तय होते हैं। अब ये नियम क्या है, इसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ग्रुप डी को क्या क्या कार्य दिए जाते हैं, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। शासकीय आदेशों और विभागीय छात्रावास नियमावली के अनुसार 4th ग्रेड कर्मचारी से मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य हैं जो कि प्रशासनिक, सहायक और व्यवस्थागत कार्य करवाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका आता है छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मुख्य कार्य और दायित्व में है परिसर और स्वच्छता संबंधी कार्य। अब यहां पर आपको परिसर की स्वच्छता बनाए रखनी पड़ेगी। देखिए, चिकित्सा विभाग में बहुत सारे कैंडिडेट का यह मैसेज आता है कि स्वीपर वाला काम, साफ सफाई वाला काम हमसे नहीं होता, लेकिन यहाँ तो आपके स्वीपर भी नहीं होते, है ना। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में झाड़ू आपको ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। छात्रावास जो परिसर है, हॉस्टल परिसर है, उसकी सफाई आपको करनी पड़ेगी। छात्रावास के कार्यालय कक्ष, बरामदे, मुख्य द्वार और परिसर की दैनिक साफ सफाई की व्यवस्था आपको बनाए रखनी पड़ेगी। सामग्री की देखरेख आपको करनी पड़ेगी, जिसमें छात्रावास के जो भी फर्नीचर है, जिसमें आपका बेड है, टेबल है, कुर्सी है, यानी और भी कोई फर्नीचर होता है तो वो इसमें काउंट हो जाएगा। जो भी पंखे लगे हुए हैं और जो अन्य उपकरण है उनको सुरक्षित रहना, और अगर क्षति हो जाती है तो छात्रावास अधीक्षक यानी जो भी हॉस्टल वार्डन होता है उसको सुनिश्चित करना। यानी कहने का मतलब हॉस्टल में जितने भी आपके कमरे हैं उसमें कोई लाइट फ्यूज हो गई, कोई पंखा जल गया या किसी और कोई तकनीकी उसमें दिक्कत हो गई तो हॉस्टल वार्डन को आपको सूचित करना है, और इन सभी की देखभाल आप ही को करनी है। समय समय पर इनको साफ सफाई का काम है वो भी आप ही को करना है मुख्य रूप से। दूसरा आता है कार्यालय और पत्राचार संबंधी कार्य, यानी कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट होता है वो भी इसमें आपको दिया गया है। डाक और पत्राचार, हॉस्टल से संबंधित डाक, फाइल, प्रार्थना पत्र या सूचनाएं जिला अधिकारी यानी कि आपका जो SJE ऑफिस होता है और जो अन्य संबंधित विभाग होते हैं उन तक पहुंचाना और लाना, यानी डाक वाहक का कार्य मुख्य रूप से आपका इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अधीक्षक के निर्देशों का पालन, यानी जो भी आपका उसमें अधीक्षक होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, वो जो भी आपको निर्देश देता है वो आपको इसमें करना ही पड़ता है। छात्रावास अधीक्षक के द्वारा शासकीय और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी दी गई अन्य सामान्य जो जिम्मेदारियां होती है वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर वो तो हमें कुछ भी कह सकता है, देखो कुछ भी नहीं कहेगा, वो आपका छात्रावास से संबंधित जो भी कार्य होगा उसी के संबंध में आपको निर्देश देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको अपने घर की सफाई करवाएगा, ठीक है, ऐसा प्रावधान नहीं है। फिर देखिए, सुरक्षा और उपस्थिति में सहायता, कैंपस की सिक्योरिटी और विजिलेंस, यानी परिसर की निगरानी की जाएगी। भाई छात्रावास में आपकी ड्यूटी लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉस्टल का आपका जो मुख्य गेट होगा वहां पर आपकी ड्यूटी लग सकती है। जो परिसर है उसमें अवांछित तत्वों के प्रवेश करने से रोकना और छात्रों की आवाजाही है उसके ऊपर ध्यान रखना। यानी एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में कई बार जो लड़के होते हैं वो बिना तय समय सीमा के रात को 10-10, 11-11 बजे तक भी वो आते हैं, ठीक है। जो आपका दीवार होती है उसको फांद कर जाते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखने का कार्य होता है। छात्रावास में आपकी नाइट ड्यूटी भी लग सकती है ना। और वैसे अगर नाइट ड्यूटी लगे तो सही है, उसमें आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। भाई उसमें अगर आपको मुख्य गेट के ऊपर आपकी ड्यूटी लगती है, जैसे नाइट शिफ्ट में जैसे मान लो कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपकी ड्यूटी लगती है, तो गेट के ऊपर आपको बैठे रहना पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई बाहर से असामाजिक तत्व है वो छात्रावास के अंदर प्रवेश ना करे, इस बात का आपको खास तौर से ख्याल रखना है। बाकी रात में ना तो कोई अंदर आता है और ना जाता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सही अच्छी ड्यूटी है। दिन में तो फिर भी भागदौड़ वाला काम होता है, नाइट शिफ्ट में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, केवल गेट के ऊपर बैठे रहना पड़ता है। और अगर कोई अधिकारी वगैरह कोई आ जाए तब की बात अलग है कि गेट खोलना है, बाकी अन्य कोई इसमें काम नहीं होता है। रात्रिकालीन या पाली ड्यूटी, आवश्यकता अनुसार या अधीक्षक के निर्देशानुसार छात्रावास की सुरक्षा और व्यवस्था हेतु शिफ्ट में ड्यूटी करना, है ना। जैसे आपकी हॉस्पिटल में शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, सुबह 8 से 2, फिर 2 से शाम को 8 बजे तक, और फिर नाइट को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, जिस तरीके से ड्यूटी चलती है। तो छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में भी आपकी जो ड्यूटी है वो शिफ्ट में चल सकती है। भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो उसमें छात्रावास हॉस्टल में तो कन्फर्म है कि 24 घंटे किसी न किसी 4th ग्रेड कर्मचारी की ड्यूटी वहां पर रहेगी। भाई रात होगी तो रात में गेट कीपर के रूप में आपकी ड्यूटी हो सकती है, और अगर दिन में होगी तो दिन में भी ऐसा तो है नहीं कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक होगी, है ना। तो वहां पर 3 शिफ्ट आपकी मुख्य रूप से इसमें चल सकती हैं। तो 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो दिन में यानी 2 शिफ्टों में काम करेंगे, और एक आपका रात में, क्योंकि रात में फिर जो शिफ्ट है वो चेंज नहीं होती है, तो रात्रिकालीन आपकी ड्यूटी भी इसमें लग सकती है। इसके अलावा छात्रावास की आंतरिक व्यवस्था और छात्र कल्याण सहायता में आपकी ड्यूटी लग सकती है, जैसे स्टोर और राशन रख रखाव है उसमें सहायता करना। भाई स्टोर यानी कि आपका जो छात्रावास है हॉस्टल है उसमें
रख रखाव, राशन जो भी व्यवस्था आती है, राशन पानी आता है, उसमें रख रखाव करना। मेस या राशन से जुड़ी सामग्री के आने पर उसकी अनलोडिंग करना, रख रखाव करना। जैसे गाड़ी में सामान आ गया तो उसको आपको अनलोड करवाना है, गाड़ी से उतार कर बाद में स्टोर में रखवाना है, ठीक है। और स्टोर प्रबंधन में, मैनेजमेंट में आपको उसमें सहायता करनी पड़ती है। इसके अलावा बिजली, पानी और जलापूर्ति व्यवस्था, तो छात्रावास में पेयजल यानी वाटर कूलर, टंकी आदि की उपलब्धता और प्रकाश व्यवस्था यानी लाइटिंग सुचारू रूप से है या नहीं, ये सुनिश्चित करना। तो मैंने आपको बताया था हॉस्टल में जितने भी कमरे हैं तो उन सभी की लाइटिंग, जैसे कोई CFL है वैसे वो फ्यूज हो गई, कोई पंखा है वो जल गया, कोई भी लाइट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वो सारी सुविधा आपको ही देखनी पड़ेगी। हाँ, आपको उसमें बदलना नहीं है, हॉस्टल वार्डन को सूचित करना है, बाद में वो अपने स्तर के ऊपर करवा देगा, लेकिन रख रखाव का काम है वो आपको ही करना पड़ेगा। तो बिजली के अलावा पानी की जो जलापूर्ति है, जैसे टंकी भरना वगैरह है, तो उसकी साफ सफाई करवाना, तो वो सारा जिम्मेदारी आपकी ही होती है। इसके अलावा आपातकालीन सहायता, किसी छात्र के बीमार होने पर या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर अस्पताल ले जाने और अधीक्षक को सूचित करने में त्वरित सहायता करना। जैसे हॉस्टल में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो हॉस्टल में किसी भी बच्चे की जैसे तबीयत है वो खराब हो सकती है, तो उसको चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो उसमें आपको साथ में जाना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी लग सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ड्यूटी है वो छात्रावास में है तो मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊं, है ना। वो उसमें आपकी ड्यूटी लगती है और अधीक्षक को सूचित करने में आपको सहयोग करना है कि जो भी आपका हॉस्टल वार्डन है तुरंत उसको सूचित कीजिए आप कि फलाने बच्चे की तबीयत है वो खराब हो चुकी है, तो यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसके बाद में कौन सा काम है जो छात्रावास के अंतर्गत 4th ग्रेड कर्मचारी से नहीं करवाया जा सकता, तो उसमें मुख्य रूप से आपका आता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कोई भी व्यक्तिगत या निजी घरेलू काम, जैसे अधीक्षक के घर का काम, ये नहीं करवाया जाता। मैंने आपको कहा था जो भी सुपरिटेंडेंट है वो आपको हॉस्टल से संबंधित काम है उसकी जिम्मेदारी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने घर के ऊपर आपसे काम करवाएगा, तो ये काम आपसे नहीं करवाया जा सकता। उनसे केवल वही कार्य करवाए जाएंगे जो राजकीय छात्रावास के दैनिक संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए होंगे, यानी हॉस्टल से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपसे करवाया जा सकता है, इसके अलावा अन्य काम आपसे नहीं करवाया जा सकता। अब हॉस्टल से जुड़े हुए काम कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा शनिवार को आपका हाफ डे होता है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है भाई। और हर संडे ऑफ होता है, हर संडे ऑफ, तो कहने का मतलब है कि एक महीने में कम से कम 4 संडे आते हैं, कभी कभी 5 संडे भी आ जाते हैं। जैसे 1, 2, 3 तारीख का संडे है तो फिर 5 संडे भी आ जाते हैं, वरना 4 संडे तो कम से कम आते हैं। और हर सैटरडे को आपका हाफ डे होता है, जैसे 4 सैटरडे आते हैं तो 4 सैटरडे को आपका हाफ डे हो जाएगा, ठीक है। और टाइमिंग तो देखो हर डिपार्टमेंट के अंतर्गत लगभग यही रहने वाली है, शिक्षा विभाग को छोड़कर। शिक्षा विभाग में ऐसा है कि जैसे अगर आपकी ड्यूटी लगती है शिक्षा विभाग में और जो स्कूल का टाइमिंग है उसी टाइम में 4th ग्रेड कर्मचारी की ड्यूटी लगती है, बाकी अन्य टाइम में नहीं होती। लेकिन इसमें यह है कि 9:30 से बजे लेकर आपकी 6 बजे तक ड्यूटी है वो इसमें हो सकती है। और हर एक विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो ड्यूटी का टाइमिंग है वो लगभग यही रहने वाला है। हाँ, इसमें प्रमोशन हो सकता है, आपका कनिष्ठ सहायक LDC के रूप में आपका प्रमोशन हो सकता है। और ट्रांसफर यह है कि जिले में एक जगह से दूसरी जगह पर आपको इसमें भेजा जा सकता है। अगर आप स्टार्टिंग में जैसे प्रोविजन पीरियड में आपको गृह जिले में ड्यूटी मिली है लेकिन गांव आपके घर से 50-60 किलोमीटर दूर मिल गई, तो 2 साल बाद में आपको प्रोविजन पीरियड जैसे ही पूरा होता है तो आपके जिले में अंदर कहीं पर भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखकर बाद में आवेदन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता विभाग होता है उसमें 4th ग्रेड कर्मचारी होता है, उससे क्या क्या काम करवाए जाते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से देख लेना। जो भी कैंडिडेट आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित है उसके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग सके। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।